नमस्कार बहनों भाइयों, आज आपका स्वागत करने का मेरा कतई मन नहीं है। आज मन उदास है, बहुत दुखी है, विचलित है, बेचैन है, क्षुब्ध है। जो भी पाशविक कृत्य हाथरस में हुआ है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। किसी भी सभ्य समाज में आप इस तरह के मानवीय व्यवहार की, मानवीय आचरण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो कुछ भी हाथरस में हुआ है। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या हो गया है इंसानियत को? क्या इस देश में बेटी पैदा होना अपराध है? क्या इस देश में बेटी होना गुनाह है? क्या इस देश में बेटी के रूप में जन्म लेना अपराध है? क्या है? क्या इस देश में बेटियों को जीने का हक नहीं है? क्या वो स्वच्छंदता से कहीं आ जा नहीं सकती हैं? ये होगा उनके साथ जो हाथरस में हुआ है। ऐसी भयानक क्रूरता शायद तालिबानी भी नहीं करते होंगे जो हमारे समाज का हिस्सा है। ऐसा पाशविक दानवी कृत्य है ये। ऐसी घटनाएं क्षुब्ध करती हैं, बेचैन करती हैं, विचलित करती हैं, एक समाज के रूप में हमें बहुत दुखी करती हैं और ये बताती हैं कि हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। शाम तो छोड़िए, वो दिन में नहीं निकल सकती हैं और निकली तो सुरक्षित लौटने की गारंटी भी नहीं है। हमने किस समाज की परिकल्पना की थी और हमें कौन सा समाज मिल रहा है? जिस पुलिस से आप सुरक्षा की उम्मीद करते हैं बहनों भाइयों, वो पुलिस निर्लज्ज, बेशर्म और निष्पक्षता का बिल्कुल कतई अभाव उसमें दिखता है। 14 सितंबर को यह दानवी कृत्य, यह राक्षसी कृत्य हाथरस की गुड़िया के साथ होता है। पुलिस स्टेशन में सुनी तक नहीं गई उनकी बात। अस्पताल में ले जाकर पटक आए। गर्दन की 3 हड्डियां टूटी हुई थीं। रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही थी। नीचे का पोर्शन पैरालाइज था। जुबान कटी हुई थी। गैंगरेप हुआ था। एफआईआर 307 में दर्ज की गई। 8 दिन लग गए हाथरस पुलिस को गुड़िया का बयान दर्ज करने में। एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आईओ को 8 दिन लग गए हाथरस से अस्पताल पहुंचने में, उसका बयान दर्ज करने में। गंभीर प्रश्न है, जवाब देना पड़ेगा इसका। 8 दिन क्यों लगे? और तब जाकर धारा 376 जोड़ी गई। और दूसरा प्रश्न यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं कराया गया? सिर्फ 161 में बयान लेकर क्यों छोड़ दिया गया? और अगर बिटिया की हालत इतनी खराब थी तो उसको अलीगढ़ और आगरा के ही अस्पतालों में क्यों रखा गया? एम्स क्यों नहीं भेजा गया? दलित की बेटी के प्रति इतनी लापरवाही क्यों? अगर आरोपी किसी जाति विशेष के हैं तो उनके लिए क्या विशेष सुविधा दी जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? 8 दिन क्यों लगे? जवाब देना पड़ेगा इस बात का। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान क्यों नहीं दर्ज कराया गया? चारों उच्च जाति के अपराधियों पर एनएसए या गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा? इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गंभीर अपराधों की विवेचना और पर्यवेक्षण करने वाले सीनियर आईपीएस अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। अगर आप इंसाफ दे रहे हैं तो इंसाफ होते दिखना भी चाहिए। लेकिन पुलिस पहले दिन से बहनों भाइयों निर्लज्जता में तल्लीन है। चाहे 14 तारीख की घटना हो, चाहे 22 तारीख की हो और चाहे आज की हो। सिर्फ यह बताया जा रहा रेप नहीं हुआ, गर्दन की हड्डी नहीं टूटी, वो तो गला घोटते वक्त टूट गई। तो यह भी कह दो कि बिटिया ने आत्महत्या कर ली है। अब यही कहना बाकी है पुलिस के लिए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं हैं, सरकारों को जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। तब तो आपने ये नारा दिया था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। शाम तो छोड़ दीजिए, पहले तो शाम तक लड़कियां और बहनें बेटियां निकलती थीं, अब तो दिन में भी नहीं निकल सकती हैं, जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं। और कार्रवाई के नाम पर पीड़ितों को बदनाम किया जाना, ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस की प्रवक्ता बन गई है।
भ्रम फैलाओ, असमंजस फैलाओ, पीड़ितों को बदनाम करो और इंसाफ मत दो। अगर कोई इंसाफ मांगे, लाठी चलाओ, मुकदमा लिख दो उसके ऊपर। पहले दिन से इस बात पर जोर है कि इस घटना को झुटलाया जाए, बिना जांच के झुटलाया जाए। जिस प्रदेश में एसपी और डीएम छाती पर गोली मारकर रंगदारी वसूलते हो, वहां पर पुलिस के बयान पर एतबार आज की डेट में कौन करेगा? आप करेंगे? करेंगे आप तय करिए कि आपको करना है नहीं करना है। पर हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? और क्या यह हाथरस की पुलिस इंसाफ दे पाएगी जो इतनी बायस्ड है? 8 दिन क्यों लगे गैंगरेप की एफआईआर लिखने में? समय पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली क्यों नहीं ले जाया गया? धारा 161 में मजिस्ट्रेट के समक्ष बिटिया का बयान दर्ज क्यों नहीं हुआ? आरोपियों पर एनएसए गैंगस्टर क्यों नहीं, और इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? क्यों इस बात को बताने में सब लोग लग गए हैं? कुछ हुआ ही नहीं। इनके राज में कुछ नहीं होता, चाहे आदमी की जिंदगी चली जाए, इनके यहां कुछ नहीं होता, सब ठीक है, ऑल वेल, सब चंगा। बहनों भाइयों, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है और ये गिरते हुए समाज का प्रतीक है। ये पाशविक कृत्य है, ये राक्षसी कृत्य है, ये दानवों को द्वारा किया गया कृत्य है और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल पूछे जाने चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इंसाफ की दरकार है और इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारी बेटी के कातिल जिंदा हैं। बेटी मर गई, उनके परिवार के साथ सफदरजंग हॉस्पिटल में बदतमीजी हुई है, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, बेटी का शव नहीं दिया जा रहा है उन्हें। क्यों? क्या गुनाह है उनका? उनकी गलती क्या है? जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को, और बताइए कि क्या हुआ है। इस तरह सरकारों का जो आचरण और पुलिस का जो आचरण है वो समाज में गलत संदेश दे रहा है, और इस बात का खुलासा होना चाहिए कि इन दरिंदों को संरक्षण देने के पीछे कौन लोग हैं। इनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इनके घर अब तक क्यों नहीं गिराए गए? इन पर एनएसए गैंगस्टर क्यों नहीं लगा? 8 दिन क्यों लग गए पुलिस को? कार्रवाई किसके ऊपर हुई? कुछ बयान सुनिए, एक बड़ी डिबेट है, आज आगे बढ़ाएंगे। एक बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। जीवन और मौत से जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, सरकार बैठकर मुक्तदर्शक बनी थी। ये वही सरकार जो सेंगर के साथ खड़ी थी, ये वही सरकार जो चिन्मयानंद के साथ खड़ी थी। आज ये सरकार उन 4 दरिंदों के साथ खड़ी है जो हाथरस के हैं। 14 से लेके 22 तारीख तक उसे सिर्फ नॉर्मल वार्ड में डाल के रखा है, जबकि उसकी रीढ़ की पूरी हड्डी टूटी हुई थी, इतनी प्रॉब्लम थी, तो लड़की तो लगभग वहीं पे सब कुछ हो चुका उसका। हम बस यही कहना चाहते हैं, अगर उन्हें 15-16 तारीख को भी एम्स रेफर कर देते तो वो अभी तक सही होती। और हम विरोध करेंगे, मरते दम तक विरोध करेंगे इस सरकार का। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बोलते थे, शर्म नहीं आती? योगी जी शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो, भाई शर्म करो। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों महिला सशक्तिकरण के ढोंग वाले कई कार्यक्रम और मोबाइल ऐप शुरू हुए थे। आपको पता भी नहीं होगा कि वो मोबाइल ऐप कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश में रोजाना औसतन 11 से 12 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और 17 से 18 हत्याएं होती हैं उत्तर प्रदेश में। यह आंकड़ा हैरान करता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में 4800 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, गंगाराम अंबेडकर जाने माने दलित चिंतक हैं, आर के चतुर्वेदी फॉर्मर आईजी हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी, ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और थोड़ी देर में चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के चीफ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। नवीन जी, मेरे 3 सवाल हैं आपसे, और उम्मीद है ओपनिंग में वो बात आपने सवाल सुन लिए होंगे। पहला सवाल, 8 दिन क्यों लग गए गैंग रेप की घटना को दर्ज करने में? पहला। दूसरा, जब बिटिया की हालत खराब थी उसको दिल्ली क्यों नहीं रिफर किया गया? मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान कलमबद्ध क्यों नहीं किया गया? और चौथा, एनएसए गैंगस्टर
या इनका घर नहीं गिराया गया? क्यों भाई, इनसे के साथ ऐसी मोहब्बत क्यों? ब्रजेश जी देखिए, आपके पहले प्रश्न जो है कि इतने दिन बाद एफआईआर में धाराएं क्यों बढ़ाई गई। जिस दिन ये घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, उस दिन के उसकी माँ बिटिया की और उसके भाई के बयान है कि एक लड़का संदीप सिंह, उसने उसको जान से मारने की कोशिश की। ये सारे मीडिया में उसके बयान है, मीडिया को ही उसने बयान दिया था और उनके बयान, उनकी लिखित तहरीर के आधार पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके खिलाफ है। बिटिया की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बयान दे सके। उसको हाथरस से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। कुछ दिनों बाद जब उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी, अब वो बयान देने लायक हुई, तब उसने आईओ के सामने जो बयान दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये लोग और थे, तब उनके खिलाफ वो धाराएं भी लगाई गई, उनकी गिरफ्तारी की गई। ये आपके पहले प्रश्न आया। दूसरा आपका जो ये है कि उसको तुरंत दिल्ली क्यों नहीं रेफर किया गया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जब वो बिटिया भर्ती थी तब उसकी स्थिति में सुधार हो रहा था और तभी उसने ये बयान दिया। बाद में जब परिस्थितियां बिगड़ी तब उसको दिल्ली रेफर किया गया। तीसरा आपका ये कि उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनके मकान क्यों नहीं गिराए गए। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, जो भी विधि सम्मत काम होंगे, जिस प्रकार से अन्य अपराधियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुझको बड़ा अफसोस इस बात से कहता हूं कि ऐसे विषय पर राजनीतिक विपक्ष अतिरंजित करके कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जात खोज लिए थे, आतंकवादियों की तो जात नहीं खोज पाए, लेकिन अपराधियों की जात खोज लिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस एफआईआर नहीं करती, पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती, तो आपको कहने का अधिकार था। इतने झोल तो मैंने आपको गिना दिए। इसलिए आरोप क्या लग रहा है, देखो मैं साफ साफ बात करता हूं, मैं ढका छिपा के बात नहीं करता हूं, ठीक। आरोप ये लग रहा है कि जो भी इसमें अभियुक्त हैं ये ठाकुर समाज से हैं, इसलिए आप कार्रवाई से परहेज कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है ब्रजेश जी, बड़ी विडंबना है। और आप ऐसा बड़ा पत्रकार भी अगर इस क्यों ना पूछूं, ये तो सामने भी पूछेंगे। और ये राहुल गांधी ने अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो आप ही राहुल गांधी भी लिखते हैं कि हत्या की जा रही है। आप लगता है कोई मूर्ति लगवाने लगता है, अपराधियों की जात खोजने लगते हैं। ना अपराधी की कोई जात होती है, ना पीड़िता की कोई जात होती है। मैं कहता हूं कि वो बिटिया अगर दलित नहीं होती, किसी सवर्ण जात की भी होती, तो क्या उसकी पीड़ा कम हो जाती या उसके साथ जो हुआ वो गलत हो जाता? ये जो आप इतना अकड़ रहे हैं, अगर अपराधियों से इतना अकड़ते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। विपक्ष बोल रहा है, अगर आप जितना मुझसे अकड़ के बात कर रहे हैं ना, अगर उतना अकड़ के अपराधियों से पुलिस पेश आती तो फिर आप जानते हैं इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जब हम कार्रवाई करते हैं तो आप लोग उसमें करिए कार्रवाई, खोज लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा? हमारी सरकार क्या इन चारों पर एनएसए लगा? भवन ध्वस्त, क्या इन चारों के घर गिरे? नहीं गिरे। तो ये आपका अलग विषय हो सकता है, ये नहीं गिरे, लेकिन बिल्कुल गिरेगा। जिसने भी अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पक्का वादा। सुन लो बहनों भाइयों, कह रहे हैं घर गिरेगा, कि कब गिरेगा? जहां जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी, हम वो सारे काम कर रहे हैं ब्रजेश जी। उसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन। भाई उदयवीर जी, ये घटना बहुत बेचैन करती है। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं के बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती। और मैं हैरान हूं हाथरस पुलिस की एक्टिविटी को देखकर, उनके भ्रामक असत्य झूठे बयानों को लेकर। 14 सितंबर से उनका झूठ शुरू हुआ, वो आज तक जारी है। ब्रजेश जी, आपके सवाल के जवाब में कुछ सवालों से बात शुरू करूंगा। क्या यह फेक न्यूज थी? आगरा पुलिस ने इसे फेक न्यूज कहा। जिसने इसे फेक न्यूज बताया उस पर कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? क्या यह फेक न्यूज थी? 7 दिन तक आप बयान नहीं ले पाए। चलिए, उसकी तबीयत सही नहीं थी, पहले से ही मालूम पड़ गया। आज दोपहर में मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी टाइमलाइन देख लीजिए, कि मेडिकल में रेप की घटना को मैनेज किया जा रहा है और मेडिकल आ गया। मैं भी तो यही कह रहा हूं जो अरविंद श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जहां आप जरूरत समझते हैं कार्रवाई करते हैं, जहां जरूरत नहीं समझते हैं कार्रवाई नहीं करते हैं। आप दोस्ती देखते हैं। उदाहरण देता हूं आपको, इलाहाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायत थी। महोबा के एसपी को सस्पेंड किया गया, शिकायत थी, जांच बिठाई गई। तो अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी जांच करती रही, सस्पेंड नहीं किया गया। एसआईटी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार के दोषी हैं, एफआईआर दर्ज करा दी, सस्पेंड। तो ये हाथरस कांड में आप किसको दोषी पाते हैं? एसआईटी की जांच। क्या हाथरस कांड के आरोपियों को बचाया जा रहा है? सबसे पहले क्या बचाया जा रहा है? बिल्कुल
सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। कानून का जब आदमी देख के लागू किया जाएगा तो कभी न्याय नहीं हो सकता। हाथरस के मामले में सबसे पहले मुख्यमंत्री दोषी है, क्योंकि उनका काम है कार्रवाई करना। अगर आगरा की पुलिस फेक न्यूज बता रही है, लापरवाही कर रही है और मुख्यमंत्री उसका संज्ञान अभी तक नहीं ले पाए, मृत्यु होने के बाद तक, तो यह संदेश देता है कि मुख्यमंत्री का संरक्षण है। दूसरे नंबर कारण क्या है? हाथरस की पुलिस क्या कारण है कि जिम्मेदारी से क्यों, कार्रवाई किस कारण नहीं से की। संरक्षण दिया जा रहा है? आप कारण का उल्लेख करें, गोल गोल बातें ना करें, साफ साफ बात करें। कारण तो नवीन श्रीवास्तव बताए। कानून है, दलित बेटी के साथ 307 हुई, SC ST का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, हत्या हुई, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गैंगस्टर NSA जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात थोड़ा देर में आती, मेरी बात सुन लीजिए। जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि उस पर NSA लगेगा, फलानी जगह NSA लगेगा, अभी तक मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं घोषणा की? उनके मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगा है, उनके बेटी की रीढ़ तोड़ दी अपराधियों ने, एक बेटी की जवान काट ली अपराधियों ने। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जवान किसने काटी है? उनकी सरकार की रीढ़ किसने तोड़ी है? क्यों नहीं बोले अब तक? ऑल राइट, संरक्षण देने सुरेंद्र राजपूत, ऑल राइट, थैंक यू उदयवीर जी, थैंक यू उदयवीर जी, उदयवीर जी शुक्रिया, थैंक यू, ऑल राइट, संदेश है, ओके, ये संदेश है कि ये मुख्यमंत्री ऑल राइट, बलात्कारी थैंक और यू, अपराधियों के साथ है। ओके। ये अमर उजाला की एक रिपोर्ट है सुरेंद्र जी, मैं उसको पढ़ के आपका हेडलाइन पढ़ के आपसे सवाल करना चाहता हूँ। टूटी गर्दन, कटी जुबान, बिटिया को बचा लो भगवान। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है और उनके भाई का भी मेरे पास स्टेटमेंट है, पीड़िता के भाई का, जिसमें उसने कहा था कि मेरी बहन की जीभ कटी थी, गले की 3 हड्डियां टूटी थी, रीढ़ की हड्डी भी टूटी थी, और ये बात भाई ने स्टेटमेंट में कही है अपनी। लेकिन पुलिस बेहद निर्लज्जता के साथ इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्तों के बचाव में खड़ी हो गई। कारण क्या है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? पहला सवाल। ब्रजेश भाई, मैं स्तब्ध हूँ, मैं सच बात बताऊँ, पुलिस के भी झूठ से स्तब्ध हूँ और ये सरकार के और भाजपा के झूठ से भी स्तब्ध हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अभी नवीन जी कुछ कह, आपकी आवाज़ गूंज रही है सर, मेरी आवाज़ मुझे खुद मिल रही है, तो 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैंने कान से वो हटा दिए हैं। मैं आपको बताऊं, अभी नवीन जी कह रहे थे कि पीड़िता की मां का बयान था, तो पीड़िता की मां ने एक newslaundry.com करके एक न्यूज वेबसाइट है, उस पर एक बयान दिया हुआ, वो छपा हुआ है। एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, शी सेड ब्रेकिंग डाउन अनकंट्रोलेबली, I see the image of what I saw day. My daughter was laying naked with the tongue proceeding to her mouth, her buggling, and she was bleeding from her mouth. Her neck was blood near her. है हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको, मैंने इसका जिक्र किया है जी। तो ये पुलिस का भी झूठ, सरकार का भी झूठ, सिस्टम का भी झूठ, मुख्यमंत्री के गृह विभाग का भी झूठ, सबका झूठ सामने आ जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नवीन भाई भाजपा के प्रवक्ता है या निर्लज्ज पुलिस के प्रवक्ता है जी। एक चीज देखिए, छोड़ दीजिए राजनीति, उच्च जाति के लोग थे और मुझे शर्मिंदगी है कि वो ठाकुर जाति के लोग थे। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मुझे अपनी जाति पर आज अगर जाति का अपराध है तो मैं भी अपराधी हूं। पर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मुख्यमंत्री, मैं अपन डिबेट में तैयारी के साथ आते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ठाकुरों का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने एक लिखा है कि एक वर्ग विशेष का जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। यह वर्ग विशेष उन्होंने ठाकुरों के लिए लिखा है। क्या ऐसा है? मैं मानता हूं इस बात को, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैं तो सुरेंद्र राजपूत के नाम से मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं। मेरे को आप आज देखिए ना, इस अपराध के साथ जाति को जोड़ा जा रहा है और ये दबंगई सिर्फ इस वजह से, चूंकि कहीं ना कहीं 100 में से जो 10 इस तरीके के अपराधी, सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल है, क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यह कहना चाहते हैं कि इस राज्य में ठाकुर राज चल रहा है? यह कहना चाहते हैं राहुल गांधी? खुलकर कहिए अगर आप कहना चाहते हैं तो। ये सिर्फ राहुल हाँ बिल्कुल, मैंने अब इससे ज्यादा खुलकर के मैं क्या कहूंगा ब्रजेश जी, अपने ऊपर लेकर के कहा मैंने। इससे ज्यादा खुला आपके यहां पर कोई कह दे तो मैं मान जाऊं। सच बात यह है कि ये मैं ही क्यों, राहुल गांधी ही क्यों, पूरा प्रदेश चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि वर्ग विशेष का, जाति विशेष का क्या नाम, उसको प्रश्रय दिया जा रहा है।
ये तो इसमें कहीं कोई कहने की All right, बात वैभव नहीं है। महेश्वरी, आम और आदमी ये पार्टी के दिखाई दे रहा है, spokesperson, please. जिस All तरीके right. की बातें Thank you, हो रही सुरेंद्र जी. हैं, Thank और you. जिस तरीके का Thank you. धर्म वर्ग और जाति के नाम पर अपराधियों को प्रश्रय दिया Thank जा you. रहा है, Thank ये you. भूतो न भविष्यतो। Thank you. और अगर किसी और की सरकार होती तो आज की डेट में फोटो लगा भाई साहब शुक्रिया, इस्तीफा मांगा गया। धन्यवाद धन्यवाद। वैभव महेश्वरी, 10 दिन तक गैंगरेप की धारा नहीं लगाई गई, 10 दिनों तक कोई भी पुलिस उस बच्ची की हालत तक पूछने नहीं गया, एक बयान तक दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ इसको प्रारंभिक तौर पर छेड़खानी फिर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके छोड़ दिया गया। सबूत मिट गए, सबूत खत्म हो गए, और आज भी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बयान हुआ है। गौर कर लीजिए, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है पुलिस का 161 में लिया गया बयान। इस पूरे मामले में क्या आपको लगता है कि अभियुक्तों को, दरिंदों को, राक्षसों को, दानवों को बचाने का निर्लज्ज प्रयास हुआ और हो रहा है? ब्रजेश जी, जितनी बार इस घटना का जिक्र हो रहा है रूह कांप जाती है। हम लोग समाज से आते हैं, परिवारों से आते हैं, लेकिन लगता है कि एक ऐसा भी वर्ग है जो समाज या परिवार से ताल्लुक ही नहीं रखता। जब से ये सरकार आई है, दलित विरोधी अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने क्रूर अपराध हो रहे हैं कि लगता नहीं कि हम किस, अब जंगल राज कहना ठीक नहीं है, एक नया शब्द ढूंढना पड़ेगा। वहशी राज चल रहा है। अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में खौफ खाता है आदमी, रूह कांप जाती है। पडरौना में एक बच्ची ने, पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया। जौनपुर में रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है। लखीमपुर में रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, डेड बॉडी क्षत और विक्षत होकर मिलती है। लालगंज, रायबरेली में दलित को उठाकर पुलिस पीटती है कई दिनों तक और उसका शव मिलता है, लाश मिलती है। यूपी नंबर 1 है आज क्राइम में। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 47% क्राइम बढ़ गया है दलितों के अगेंस्ट। क्या यह रिपोर्ट झूठी है? और सबसे ज्यादा जो शर्मनाक पहलू अब यह आया है कि अब पुलिस जो है स्पोक्सपर्सन बन के बात करती है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट पुलिस की स्पोक्सपर्सन बन के बात करती है। तो आखिर क्या होगा? आज देखिए, हाथरस पुलिस कह रही कि न तो रीढ़ की हड्डी टूटी है, न गर्दन टूटी है, जीभ भी कटी नहीं थी, वो तो दांतों के बीच फंस गई थी, और गर्दन भी नहीं टूटी, वो तो दबाते समय टूट गई। झूठ खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और खुद डिनायल भी कर रहे हैं। राक्षस हैं, राक्षस, वर्दी पहन के राक्षस हैं। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। इनके ऊपर आखिर किस बेशर्मी से इन डिटेल्स को बता रहे हैं? ये इसको सुनने में इसको बचाया क्यों जा रहा है, ये बताओ, कारण क्या है? इसका कारण बिल्कुल ये है कि आप देखिए, एक जैसे जाति विशेष के कारण बचाया जा रहा है। लोगों की सरकार है, 96% को भुगतना पड़ेगा, और वो 4% में भी जो 90% लोग हैं, 4% के अंदर जो 90% लोग हैं, वो खामखा बदनाम हो रहे हैं कुछ लोगों की वजह से। कोई जाति इतनी खराब नहीं होती। ऑल राइट, थैंक यू। जस्ट वेट। चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ बड़ी मुश्किलों से जुड़ पाए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में इस वक्त वो मौजूद हैं। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाथरस पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम को झुठलाने का, दबाने का, अटकाने का, भटकाने का प्रयास कर रही है, और अब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं इस दरिंदगी की। आपको क्या लगता है कि अभियुक्तों को बचाने के पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, अगर सरकार की नीयत होती न्याय देने की, तो जिस मांगों के लिए पीड़ित परिवार यहाँ है उसकी घोषणा अब तक हो चुकी होती। मुख्यमंत्री का अभी तक संवेदना का भी बयान नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि उनको इस दरिंदगी से कोई मतलब नहीं है। जो इस हमारी बहन के साथ हुआ है, मुख्यमंत्री को इस पर बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री तमाम बातों पे बोलते हैं, आज चुप क्यों है? चुप्पी कब तक रखेंगे? वो नोडल अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो उत्तर प्रदेश के गार्जियन। अगर उनके नेतृत्व में ये सब चीजें हो रही हैं तो अपराधियों को संरक्षण देने से क्या अपराध बढ़ेगा या कम होगा? इंसाफ न देने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं कि कारण क्या है? क्या दरिंदों को बचाया जा रहा है और कौन लोग हैं जो बचा रहे हैं? बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। वैसे भी अपराधी जो है मुख्यमंत्री की जाति से हैं, तो मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि पीड़ितों की जाति नहीं होती है। वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 14 दिन में बच्ची अगर वहां इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था उसकी सेहत में, तो उसको वहां क्यों रखा गया? अगर वहां इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो वहां से उसको हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया? यहां जहां रेफर किया गया, यहां पीड़ितों के परिवार के साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर बदतमीजी करते हैं, उनको यहां से भगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने एडमिट किया, किसने अथॉरिटी दी, कौन लेके आया है? यहां पीड़िता के इलाज में लापरवाही, इसकी जिम्मेदार कौन है? पुलिस की सुरक्षा वापस क्यों चली जाती है? 8 दिन क्यों लग गए गैंग रेप की FIR लिखने में? धारा बढ़ाने में 8 दिन क्यों लग गए?
क्योंकि कोशिश थी कि मामला जल्दी दब जाए। अलीगढ़ इसलिए रखा जा रहा था कि मामला यहीं का अलीगढ़ में खत्म हो जाए। वो तो आप जैसे जिम्मेदार साथियों ने आवाज उठा दी, आप मीडिया के लोगों ने बात पूरे देश दुनिया तक पहुंचा दी, तो सरकार को झुकना मजबूरी में जो है सरकार को जनता के दबाव के आगे उसको भेजना पड़ा। लेकिन एम्स की जगह सफदरजंग क्यों? 14वें दिन क्यों गिरफ्तारी? अब आपकी क्या डिमांड है? सवाल है अब तक चंद्रशेखर जी, अब आपकी क्या डिमांड है? कोई मंत्री कोई देखिए, मांग यही है कि पहले पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा, क्योंकि हिनियस क्राइम है ये। इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें लिपापोती की है, अपराधियों को मदद करने का काम किया, उन पर सख्त कार्रवाई सेक्शन 4 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। पीड़ित परिवार को अभी तक धमकियां मिल रही हैं, उनका पुनर्वास करा जाए, गांव से उनको निकालकर शहर में लाया जाए, जिससे कि वो सुरक्षा की भावना में न्याय की लड़ाई को मजबूत कर सके। और अगर ये लड़ाई वो मजबूती से लड़ते हैं तो और बहनों को भी न्याय मिलेगा, उनका भी न्याय के प्रति, कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा। चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार की बर्बरता हाथरस की गुड़िया के साथ हुई को दी जाए, वो बहुत स्तब्ध करती है। और डे 1 से 14 सितंबर से हाथरस पुलिस का रोल देखें आप, 8 दिन उनको लग गए बयान लेने में बिटिया का। और अगर हालत खराब थी तो उसको एम्स क्यों नहीं भेजा गया? धारा 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान क्यों नहीं कराया गया? तीसरा, यहां तो बात बात पर गैंगस्टर और एनएसए एक्ट लग जाता है, इन पर क्यों नहीं लगा? इनके घर भी नहीं गिराए गए, कारण क्या है भाई? मैंने मांग की है, कारण यही है कि मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे लोग जो हैं अपराधियों को बचा रहे हैं, पीड़ितों को न्याय देने की बजाय जाति की वजह से। मैं जानना चाहता हूं आज महिला आयोग की टीम कहां है? इतने दिन से बात हो रही, ह्यूमन कमीशन कहां पर है? हम लोग यहां हैं, स्टेट कमीशन के लोग भी नहीं हैं। वो संगठन कहां है जो पूरे 5 साल हमें हिंदू हिंदू होने का पाठ पढ़ाते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू खतरे की बात है? क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? क्यों चुप्पी है? मुख्यमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, अगर क्रिकेटर का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, क्रिकेटर जरूरी है या देश की बेटी जरूरी है? न्याय जरूरी है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जरूरी हैं? उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री वहां पहुंचा? इस पे अमल करना पड़ेगा। कोई नहीं पहुंचा है। आपसे किसी ने बात की? किसी ने मुझसे नहीं, बात पीड़ित परिवार से करनी है। पीड़ित परिवार यही है। क्या अब तक पीड़ित परिवार को बच्ची का शव दिया गया? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? सुबह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी कहते हैं शव जो है हाथरस पहुंच गया, कभी कहते हैं नोएडा गाड़ी लेके खड़ी हुई है। पीड़ित परिवार के लोग अस्पताल में, शव के साथ इस तरह की वो छेड़खानी की जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से मामला किसी तरह वापस जो है हाथरस चला जाए, अंतिम संस्कार हो जाए और उसके बाद जो है ये आवाज दब जाए। हम लोगों ने मांग की है कि अगर पैनल से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बोर्ड से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो बोर्ड बना के पोस्टमार्टम कराया जाए। अब आप आगे क्या करोगे? आपके पास क्या रास्ते हैं? क्या आंदोलन करोगे? भाई अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं चाहता हूं मामला दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट में आए। आप ये महसूस कीजिए, मुझे याद है उन्नाव की घटना, एक रेप पीड़िता को जब अपराधी बेल पर आते हैं तो उसको जिंदा जला के मार देते हैं, और एक रेप पीड़िता को जब वो कोर्ट जा रही थी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आप समझिए कि क्या क्या नहीं हो सकता है। दिल्ली से न्याय नहीं मिलेगा, जहां इतनी ढीला ढवाली वहां से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय चाहिए तो मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो क्या आपको लगता है कि हाथरस पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस इसकी बेहतर जांच कर पाएगी, या फिर इसकी जांच सीबीआई करे? नहीं करेगी, एविडेंस में टेम्परिंग होगी, कुछ नहीं करेगी। सिर्फ अगर होगा तो अन्याय होगा, और अन्याय होगा तो न्याय के लिए खतरा होगा। पूरे देश में बहन बेटियां हैं, बहन बेटियों के साथ अगर गलत होगा तो ये बहुत दुखद है, और हम सब बहन बेटी वाले हैं, हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना कल किसी और बहन के साथ ही होगा। तो आप लोग कब तक सफदरजंग अस्पताल घेरे रहेंगे? देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि पुलिस के साथ जो है टकराव हो रहा है। जो लोग यहाँ हैं, मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पीड़ितों के साथ खड़े, पीड़ित के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार। मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखिएगा। हिंसा में विश्वास हमें नहीं होना चाहिए। पुलिस अगर मारपीट भी करती है तो सही है, लाठी खाइए, पर हिंसा कभी मत करिए। बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी हिंसा बहन को मार दिया गया है तो मुझे भी मार दिया जाए, मेरी हत्या कर दी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा। हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि न्याय हो सके। ओके,
और आपको क्या लगता है कि एक जाति विशेष का होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अभियुक्त ठाकुर है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मुख्यमंत्री के परिवार के लोग हैं। मुख्यमंत्री अगर सबके मुख्यमंत्री हैं, दलितों को, बेटियों को भी उत्तर प्रदेश की बेटी मानते हैं तो आके स्टेटमेंट दें, पीड़ितों की मांग को माने और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाए जी, तुरंत उन पे कार्रवाई करें जो दूसरे लोगों को इसका मैसेज जाए और अपराध करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे फिर निवेदन किया, हिंसा में किसी तरह का विश्वास नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे साथ गंगाराम अंबेडकर जी भी हैं। गंगाराम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दलित बेटी के साथ जो कुछ भी घटना हुई, मन बहुत क्षुब्ध है आज, बहुत उदास है मन और बड़ी बेचैनी है आज। देखिए, कारण क्या है? हाथरस पुलिस की इस तरह के कारनामों से पूरे उत्तर प्रदेश का सर झुक गया है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मजलूमों की आवाज बनकर कम से कम इस बात को, मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत समाचार हर पीड़िता के साथ खड़ा है, हर पीड़ित के साथ खड़ा है, हर कीमत पर खड़ा है। नेशनल चैनल का दम्भ भरने वाले तमाम खबरिया चैनलों में कंगना रनौत चल रही है क्योंकि वो पीड़िता अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती थी, वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखती थी, इसलिए नेशनल तमाम चैनलों पे इस डिबेट को, इस घटना को दबाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ प्रियंका रेड्डी के जब दरिंदों को जब इनकाउंटर पुलिस कर देती है, दूसरी तरफ जब दिल्ली में घटना होती है तो वहां पर फांसी की सजा होती है। क्या लगता है गंगाराम जी कि ये कार्रवाई से परहेज क्यों और दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों, कारण? अरे मैं तो मुझे शर्म लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज जस्ट उल्टा हो गया। बीजेपी के जितने नारे थे जस्ट उल्टा काम चल रहा है। अच्छे दिनों की बजाय देश में बुरे दिन जनता के आ गए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि बेटी अनुसूचित जात की थी, अभी लखीमपुर में एक अनुसूचित जात की बेटी के साथ हुआ, दरिंदगी करने वालों के खिलाफ कोई बहुत टारगेट करके किया जा रहा है जी, ये टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट डबल काम हो रहा है। एक तरफ तो जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल के प्रांगण पर हैं, तो एक तरफ आवाज उठाने वाले जो लोग हैं जी, तो उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ताहिरा जी मेरे साथ मौजूद हैं, ताहिरा हसन जी मेरे साथ मौजूद हैं। ताहिरा जी, महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से ये अपराध हो रहा है और ये क्रूरता की पराकाष्ठा है, ये पाशविकता है, ये राक्षसपन है और ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और लेकिन ब्रजेश जी, आपके साथ इससे पहले भी डिबेट पे बैठे थे हम, 1 महीना भी नहीं हुआ जब हम लखीमपुर और गोरखपुर में का डिस्कशन कर रहे थे, वहां भी इसी तरह से बलात्कार किया गया था। लेकिन ये निर्भया के टाइप की घटना है, जिस तरह से निर्भया के साथ हीनियस क्राइम किया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को वॉयलेट किया गया था। यहाँ भी उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी गई, उसके दोनों पैर जो हैं वो पैरालाइज्ड हो गए, हाथ टेम्पररी पैरालाइज्ड थे, गर्दन की 3 हड्डियां तोड़ दी गई। आप सोचिए किस तरह से हीनियस क्राइम किया और उस बात के लिए सोचिए। पर बेशरम पुलिस का स्टेटमेंट आप सुनेंगी तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। वो इन सब चीजों से खंडन करते हैं, वो इन सब चीजों का डिनायल करते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। तुरंत उस पर लिखा जाना चाहिए था रेप की धारा में उसको, और मेडिकल भी तुरंत कराया जाना चाहिए था। मेरा कहना है कि क्यों नहीं मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान हुआ, इसकी जिम्मेदारी किस पे फिक्स होगी? महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को क्या हिंसा नहीं समझा जाता? ऑलराइट, सिर्फ आधी जमीन को इस तरह से देखा जाएगा, सिर्फ ये कह के नारा दे के काम चल जाएगा कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, ऐसे मैदान में आप आएंगे? वो जिनको मैदान में आना था वो मिनिस्टर बन गई, वो मैदान में आ गई, उन मिनिस्टर बन गई हैं। मेरे साथ बहुत ही जानकार पुलिस के मामलों के RK चतुर्वेदी साहब हैं, लखनऊ के IG रह चुके हैं, बड़े सुलझे हुए अफसर हैं। धन्यवाद सर। क्या यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है? क्या यही सिखाया था आपने अपने मातहतों को कि इस प्रकार से भेदभाव करो, इस प्रकार से आचरण करो और इस प्रकार से घटिया अनप्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करो ताकि अभियुक्तों को फायदा मिले? 8-8 दिन लग गए गैंगरेप की धारा बढ़ाने में, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? ये इन्वेस्टिगेशन है तो लानत ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे। मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम सॉरी, बट लेकिन ये जरूरी है।
देखिए ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन लेवल पर बहुत ही लापरवाही हुई है। ये SC/ST एक्ट का प्रकरण था, जब पता था कि पीड़िता दलित है और जो अभियुक्त जिसका नाम आया था वो सवर्ण जाति के हैं, तो SC/ST एक्ट लागू करना चाहिए था तुरंत, और इसमें क्षेत्राधिकारी को तत्काल मौके का निरीक्षण करना चाहिए था। और अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी अगर मौके का निरीक्षण करके इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है जब इस तरह की घटना होती है? इसमें 24 घंटे के अंदर वादी का, पीड़ित का बयान होना चाहिए, वादी का बयान होना चाहिए, निरीक्षण घटनास्थल होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। क्या सीनियर अफसर भी जाने चाहिए? बिल्कुल, अगर क्षेत्राधिकारी के स्तर पे जांच हो रही है तो अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भी संज्ञान लेना चाहिए। मूल चीज़ ये है कि इसमें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की गई। अगर कोई पुलिस ऑफिसर मौके पे जाए और उसे ये ना पता चले कि यहाँ क्या हुआ, कोई भी कहते हैं घटनास्थल बोलता है, तो जब भी कोई अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करेगा तो उसे वहाँ पता चलेगा कि क्या हुआ। इस मामले में कहाँ चूक हुई? डेफिनेटली इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई मौके पर गया और उसने उसको एक इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से उसका निरीक्षण किया। तो 8 दिन क्यों लग गए बयान लेने में? ये डेफिनेटली ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और मैं इसमें केवल पुलिस ही नहीं, मैं मेडिकल वालों की बात करता हूँ। अगर वो मेडिकल उन्होंने किया था तो उन्हें भी पता चलना चाहिए था कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं कराया? ये भी लापरवाही, लगातार इसमें लापरवाहियों की सीरीज है। मुझे लगता है कि जिस स्तर से, जिस संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण को लिया जाना चाहिए था, उस संवेदनशीलता और उस प्रोफेशनलिज्म के साथ इसको नहीं लिया गया। इसको एक सामान्य, जब आप 10 दिन बाद किसी बलात्कार के मामले में या गैंगरेप के मामले में FIR लिखते हैं या धारा बढ़ाते हैं, सबूत तो नष्ट हो चुके होते हैं। डेफिनेटली सबूत नष्ट हो जाते हैं, सबूतों का प्रभाव पड़ता है और बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन। अगर गैंगरेप की बात होती तो उस वक्त मेडिकल गैंगरेप का होता ना, बिल्कुल। और उस वक्त वो सारे सबूत मिलते, सारे साक्ष्य मिलते, खून मिलता, सीमेंस मिलते। हाँ बिल्कुल, वो सारी चीजें संरक्षित होती हैं, बाद में काम आती हैं। इसी तरह से बस यही तो है कि बचा, यही मैं कह रहा हूँ अनप्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, यही मैं कह रहा हूँ पक्षपात। अब इसको पक्षपात कहूँ या एक अनप्रोफेशनल अप्रोच, बहुत आसानी से, बहुत छोटी तरह से इसको लिया गया। जिस तरह की गंभीर घटना थी उस तरह से नहीं लिया गया, और उसी तरह से उसकी इलाज की व्यवस्था भी उसी तरह से होनी चाहिए। आपको क्या लगता है हाथरस पुलिस जब खुद इसमें संलिप्त है तो जांच तो कर नहीं पाएंगे? हाँ, इसकी जांच किसी न किसी इसके लिए विशेष अदर जोन से कराई जाए चाहिए। हाँ, SIT बनाएं या कुछ भी करें। अरे साहब, SIT मत बनवाओ प्लीज। SITों का तो हस्त्र देख ही रहे हो ना। SIT मतलब यहाँ डीप कोल्ड स्टोरेज होता है उत्तर प्रदेश में, जो कभी CBCID के लिए था। बीरेन सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, हाथरस की ये घटना बहुत हैरान करती है, बहुत ही क्षुब्ध करती है। पुलिस का जो रवैया है वो शर्मिंदा करता है। अभियुक्तों को, दरिंदों को, राक्षसों को, पाशविक लोगों को बचाने के लिए पुलिस इस हद तक गिर जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी पुलिस से। आखिर हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो हम किस प्रकार का समाज देना चाहते हैं? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है लेकिन पुलिस के कामकाज का तरीका नहीं बदला है, और पुलिस हर मामले में या तो पैसा ढूंढती है या हर अपराध को मिनिमाइज करके दिखाती है। और सरकारों को विपक्ष में जो सच्चाई बहुत कई किलोमीटर दूर से दिख जाती थी, वो सत्ता में आने के बाद पता नहीं क्यों नहीं दिखती। वो अधिकारियों की भाषा को क्यों बोलते हैं, क्यों समझते हैं, उससे किसका भला होगा, ये पता नहीं कब समझ में आएगा जो सत्ता में बैठे हुए हमारे लोग हैं। आपको 1 साल पहले याद होगा, पिछले दिसंबर में उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया था इसी तरह से, और वो 1 किलोमीटर तक चल कर आई और उसके बाद उसने मदद मांगी। फिर वो लखनऊ में कई दिन एडमिट रही, फिर यहाँ से एयरलिफ्ट करके उसको सफदरगंज उसको भी ले जाया गया था, और करीब 44 घंटे जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हुई थी। उन्नाव का भी मामला है। आज हाथरस में चीज सामने आई है। 14-14 दिन, 15-15 दिन लड़की अगर ना मरती और भारत समाचार इस मुद्दे को ना उठाता तो शायद विक्रांत वीर यहाँ SP थे उन्नाव में। वही विक्रांत वीर आजकल हाथरस के SP हैं। ओके, SP एक है, घटनाएं 2 हैं। और देखिए नई बात, आज सरकार उस पर भी, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ में नहीं आती कि जब रेंज में DIG की जगह IG बैठाया गया, IG में जोन की जगह ADG बैठाया गया, तो खाली माल मलाई काटने के लिए, गाड़ी घोड़ा सुविधा लेने के लिए, कुछ पुलिसिंग में परिवर्तन भी करने के लिए है।
ये जो प्रयोग बीजेपी सरकार ने किया है, इस प्रयोग का लाभ किसको मिल रहा है? अफसरों को, अपराधियों को या जनता को? उत्तर प्रदेश में बेटियों की इज्जत रोज लुटती है, रोज कोई ना कोई किस्सा आता है, और पुलिस कभी कहेगी सहमति से और कभी कहेगी कि बालिग है, कभी कहेगा झूठ है। जब आपको घटना को छोटा दिखाना है तो ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम किसी सरकार को चुन लें, वो पुलिस की उसी चश्मे से देखेंगे। पर ये तो दावा किए थे ना, न गुंडा राज और बेटियां सुरक्षित, क्या क्या स्टेटमेंट देते थे अखिलेश यादव की सरकार में ये लोग चुनाव के दौरान। शाम होते कोई निकल नहीं सकता, अरे यहां तो दिन में नहीं निकल सकते। ये तो घटना दिन की है। देखिए, लखीमपुर खीरी घटना दिन की है, बरेली घटना दिन की है, कौशाम्बी की घटना दिन की है। यहां दिन में नहीं निकल सकते आप। तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन सरकार किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या कारण हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब हादसों को मजहब के या धर्म या जात के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दरिंदों की कोई जात नहीं होती है, और पुलिस अगर निष्पक्ष होती। इस घटना में पुलिस की निष्पक्षता पर बीरेन जी हजार सवाल हैं। बिल्कुल हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसके इतर एक बात कहता हूं कि गुनाहगार वह नहीं है जो कत्ल कर रहा है, मुजरिम वह भी नहीं है जो कत्ल करवा रहा है। कातिल वो है जो मंच पर खड़ा होकर लच्छेदार भाषण दे रहा है, केवल और केवल जनता को गुमराह करने की बातें। सरकार में बैठे हुए लोग, उनको सत्ता चलानी है, उनको अफसरों को सजा देना और तय करना है। नहीं, जो हमको आपको खुली आंखों से दिखता है, सरकार के भीतर जाते ही इन लोग को क्यों नहीं दिखता है वो चीज? यही कौन सा चश्मा चढ़ जाता है, कौन सा अधिकारी इतना प्यारा हो जाता है, क्यों ऐसी चीजें होती हैं? भाई, अधिकारी के लिए काम कर रही सरकार या जनता के लिए? ये पुलिस वोट मांगने इन्हीं अधिकारियों को लेके जाएंगे। ये अधिकारियों को लूट की खुली छूट मिली हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार में अधिकारी जितना इस समय मौज काट रहे, लोग मायावती सरकार को याद करते थे कि मायावती सरकार में अफसरों की बड़ी मौज रहती है। ये रिकॉर्ड भी टूट गया बीजेपी की सरकार में। जी बीरेन जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और संतोष है कि नवीन जी भाजपा के एक जिम्मेदार प्रवक्ता होकर उन्होंने आज सारी बातें सुनी हैं, क्योंकि दर्द तो सबको होता है, परिवार सबके है, और जो दुख पहुंचा है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी अगर इसको महसूस करें कि हमारी बहन बेटियों के जीवन पर संकट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी पढ़ पा रही न बेटी बच पा रही है। ये नारे क्या सिर्फ जुमले हैं? नहीं, सुबह इनसे विचारों से कुछ फर्जी चीजें प्लांट कराई कुछ लोगों ने, लेकिन वक्त रहते इनके आंखें खुल गई, सही चीजें आ गई, तो नवीन जी फिर सही बात बोलने लगे। जी बीरेन जी, देखिए, बेटियों से तो घर में उजाला है, बेटियां हमारे समाज का सम्मान है, अभिमान है, तमाम सारी चीजें हैं। मैं 4 लाइन आज कंक्लूड करें। जी बीरेन जी, ज्यादा वक्त नहीं है। वो साख है न फूल गर तितलियां न हो, और वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हो। ब्रजेश जी, स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से डराया जाता है। जी जी जी, थैंक यू बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 10 दिन तक गैंगरेप की धारा ना लगाया जाना, मेडिकल ना कराया जाना, एविडेंस को कलेक्ट ना करना, खून या सीमेंस के साक्ष्य को कलेक्ट ना करना, तो जब आपने मेडिकल ही नहीं कराया तो साक्ष्य कहाँ से इकट्ठे होंगे? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हाथरस पुलिस की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्तों को, दरिंदों को, जानवरों को, राक्षसों को बचाने की रही है। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? ब्रजेश जी, देखिए, हमारी सरकार की कहीं मंशा नहीं है कि किसी अपराधी को या अपराधी की मदद करने वाले किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को बचाने की जो है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो भी घटनाएं आई, जहां ये प्रकाश में आया कि किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने अपने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती है, लापरवाही बरती है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको निलंबित किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज के जेल भी भेजा हमने। हाथरस की इस घटना में जैसा मैं चतुर्वेदी साहब को सुन रहा था, चूंकि पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, अगर यह बात आती है
कि उनके पर्यवेक्षण में कहीं ना कहीं शिथिलता थी जिससे अपराधियों को लाभ मिल सकता है, तो निश्चित रूप से इसको भी हम संज्ञान में लेके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिनके पर्यवेक्षण में कमी थी। लेकिन ब्रजेश जी, मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारी घटनाओं की चर्चा हुई, लखीमपुर खीरी की चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में जो अपराध हुए हैं उसमें बहुत सारे अपराध ऐसे भी हुए हैं। आप देखिए, मेरठ में एक माँ और बेटी की हत्या करके घर के अंदर उनका शव गाड़ दिए गए। लखीमपुर की घटना भी जो थी सामने आई, कानपुर की बहुत सारी घटनाएं, तो एक दूसरे प्रकार की भी चीजें चल रही हैं और बहुत सारी घटनाएं ऐसे ही आई हैं ब्रजेश जी, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की। आप लोग संगठन के अंदर इस तरह का अपराध होता है नवीन जी? नहीं, देखिए मैं ब्रजेश जी सुनिए, जब बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, मैं पुलिस की नाकामी या पुलिस की सफलता पर नहीं डिबेट करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ सुरेंद्र जी की आवाज बंद कर दीजिए, सुरेंद्र जी की आवाज बंद कर दीजिए। हम सबको भी ये सचेत होना पड़ेगा कि आखिर समाज में इस प्रकार की दरिंदगी। पर एक बात बताओ, अब मेरा एक सवाल ले लो जी। आप संगठन चलाते हैं, आप बेटियों के सम्मान और मैदान में आने की बात करते हैं, आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, इस तरह की घटनाएं आपके नारे पर और आपकी पार्टी के चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आप लोग संगठन के अंदर बैठकर इसकी चर्चा नहीं करते क्या? ये जो इमेज पर डेंट पड़ रहा है सरकार के कारण आप पर। ब्रजेश जी देखिए, वोट मांगने आप लोग जाते हो कि अफसरों को भेजोगे, डीएमएसपी को भेजोगे? मैंने पहले भी कहा कि अपराध की कुछ घटनाएं हुई जहां पर लगा ये कि अधिकारी कर्मचारियों ने जो उनको ड्यूटी करनी थी, जितना उनको मेहनत करनी चाहिए, नहीं की, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। इस घटना में भी ये चीजें सामने अगर आएंगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारी उदयवीर सिंह बचाने की मंशा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डिबेट के अंत में जो लोग अपराधियों की जात खोज लेते हैं और उसके बाद सरकार के इकबाल पर प्रश्न उठाते हैं, वो आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ऑल राइट। डॉक्टर साई अनामिका है मेरे साथ, उदयवीर जी के पास आऊंगा, बड़ी मुश्किल से उनसे संपर्क हो पाया, वो इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई हैं। डॉक्टर साई अनामिका, आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटनाक्रम में क्या दरिंदों को बचाने की कोशिश हुई? अब तक बॉडी भी नहीं सौंपी गई परिजनों को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी गई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से परहेज भी। देखिए, मैं इस पे एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि लूट रही है बेटियों की इज्जत आज बड़े बाजार में। कहां गए वो लोग जो कहते थे मैं भी चौकीदार हूं? ब्रजेश जी, ये योगी आदित्यनाथ का जो राम राज्य है, यहाँ पर हत्या और बलात्कार जो है वो आम बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिल्कुल ही फेल है। भाजपा का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो पूरी तरीके से फेल है। आज उत्तर प्रदेश की हर एक बच्चियों के माँ बाप के दिल से ये कह रही है कि भाजपा के गुंडों से अपनी बेटियों को बचाओ। और उस पर भी अभी तो पीड़िता, आपकी पीड़िता के फैमिली से कुछ बात हुई? वो लोग आपसे क्या कह रहे हैं? उनके मन में उनकी आशंकाएं क्या हैं? जी जी, तमाम हमारे नेताओं की, खासकर मेरी भी मुलाकात हुई पीड़िता के पिता से। कैसी विडंबना है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, वो सदमे में है। लेकिन उस पर भी जो है कि कुछ लोग जो हैं राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्रजेश जी, बेटियां तो सांझी विरासत होती है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और उस पर भी जले पर नमक छिड़कने का काम किया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के आईजी पीयूष मोडिया जी ने, जो ये कह रहे हैं कि आज ये 15 दिन बाद उनका आज ये बयान आना कि बलात्कार हुआ ही नहीं। शर्म आती है मोदी सरकार और योगी सरकार पे कि किस तरीके का इन्होंने गुंडा राज कायम कर रखा है। आप देखिए, एनसीआरबी के तमाम डाटों को यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो महिला अपराध की घटना है वो बिल्कुल ही मौजूदा। डॉक्टर साई अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त का अभाव है, मैं कोशिश करूंगा किसी और दिन इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं और आपको लूंगा। धन्यवाद नवीन जी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। उदयवीर सिंह, आपको क्या लगता है कि अभियुक्तों को बचाए जाने के पीछे के कारण और पुलिस की मिली भगत की वजह क्या है, और क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई आशा नहीं है। इसका कारण ये है, एक तो नवीन जी का गुस्सा और अहंकार अभी देखिए, आक्रामकता देखिए आज जैसे दिन भी। दूसरा, मेरे सवाल का लोगों ने जवाब नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आगरा जोन से इसको फेक न्यूज बता दिया गया तो ये संदेश हो गया नीचे। जब फेक न्यूज ही मान के आप विवेचना कर रहेंगे तो विवेचना क्या होगी?
दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चलिए अब तक नहीं पता था, आज तो पता लग गया ना क्या हुआ है। क्या मुख्यमंत्री ने अब तक कोई बयान दिया? क्या किसी मंत्री ने कोई बयान दिया? केरला में एक हथनी के साथ गलत घटना हो गई तो उस पर बड़ा दुख हुआ था मेनका गांधी और स्मृति ईरानी जी को। इस पे कोई बोला? सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री ने कह दिया कि हरदोई की घटना है। तो जब सरकार ऊपर से एक्शन और इनएक्शन दोनों का संदेश होता है, सुरेंद्र अभी राजपूत, तक ऑल ऐसे राइट, की कोई घोषणा की गई, थैंक यू, कोई कार्रवाई की बात की गई, न Thank you. पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ओके, ऑल राइट। ये घटना की जांच अगर उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी तो कवर अप करेगी और बार बार सरकार पे आरोप लग रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? कौन जांच करे? कौन जांच करे? कि बचाने का प्रयास है। कौन जांच करे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी से, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी जैसे सिंसियर और बड़े लीडर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो इस प्रकार का ट्वीट करें कि वर्ग विशेष का जंगल राज चल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ग विशेष? क्या आपका इसका मतलब ठाकुर राज से है? ये पीछे से आवाजें आ रही, इनको बंद करो। हाँ जी, सुरेंद्र जी। देखिए ब्रजेश भाई, जो सच है वो राहुल गांधी बोलेंगे और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी और उनके जो ट्रॉल्स हैं और उनके जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो कितने भी पीछे पड़े रहे, राहुल गांधी सच बोलेंगे। जरा सी बात आ गई थी राहुल गांधी के क्षेत्र का के बात आ गई थी कि एक हथनी, जब बाद में पता चला राहुल गांधी के क्षेत्र की नहीं थी तो फिर प्रियंका क्या नाम वो मेनका गांधी भी, स्मृति ईरानी भी और सारी की सारी इनकी महिला सेना, पुरुष सेना सारी पीछे पड़ गई थी। और आज क्या इस घटना में आरोपियों को बचाया जा रहा है? पुलिस का रोल बहुत गंदा, घटिया है, क्या किया जाना चाहिए? अभी तक पुलिस का नीचे से लेकर के और गृह मंत्रालय तक, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है, ना तो न्याय होता हो रहा है और ना न्याय होता दिख रहा है। जब तक न्याय होता डिबेट के नहीं प्रथम चरण में कहा आपने पुलिस सहित सरकार कि मैं शर्मिंदा हूं। सहित आपने सबकी डिबेट के भूमिका प्रथम चरण में कहा सुरेंद्र जी कि मैं शर्मिंदा हूं। आप क्यों शर्मिंदा हैं? आपने क्या किया जो आप शर्मिंदा हो गए? बिल्कुल, मैं बताता हूं। मैंने कहा ना, धूमिल की कविता याद आ रही है कि भाषा से भदेश हूं और इतना कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं, नंबर 1। और नंबर 2, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष को आरोपित किया जा रहा है और उसमें 100 में से 90 लोग ठीक होने के बाद 10 गलत लोगों को जो प्रश्रय दिया जा रहा है उसकी शर्मिंदगी। ये बात आप ठाकुरों के लिए कह रहे हैं? आज ये बात आप ठाकुर समाज के लिए कह रहे हैं? मैं भी करता हूं। ब्रजेश भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई। राजपूत जी ने एक बात की, एक सेकंड रुक जाओ, मेरी उनकी बात हो रही है। संवाद किसके बीच हो रहा है? ललन जी, संवाद किसके बीच हो रहा है? संवाद किसके बीच हो रहा है? ओके, दोनों की आवाज बंद, दोनों की आवाज बंद। ओके, दोनों की आवाज बंद। वैभव महेश्वरी, क्या 10 दिनों तक जब मेडिकल नहीं कराया गया तो बट नेचुरल है कि एविडेंस मिट गए होंगे? वैभव। ब्रजेश जी देखिए, इसमें जो अपराधी थे ना वो 2 तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, एक वर्दी वाले और एक बिना वर्दी वाले। बिना वर्दी वाले जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और वर्दी वाले जिन्होंने इस घटना के ऊपर पेंटिंग करी, लिपापोती करी, 10 दिन तक पूरी प्रोफेशनल तरीके से उन एविडेंस को मिटाने में मदद करी। मैं अनप्रोफेशनल जो बार बार इस शब्द को यूज किया जा रहा है वो गलत है। बहुत प्रोफेशनली इस घटना को डील किया गया है, प्रोफेशनली ये कैलकुलेट करके कि कब ये घटना के साक्ष्य मिट जाएंगे, कब जो है ये रेप की घटना से हमें पिंड छुड़ाने को मिल जाएगा, कब, यानी बहुत कैलकुलेटेड है। ये फोरेंसिक जांच में आज कोई चीज मिल भी नहीं सकती है। So what next? आपका नेक्स्ट मूव क्या है? इनका नेक्स्ट मूव देखिए, इस समय देश के टॉप 5 जो क्राइम के मामले में जो स्टेट है वो बीजेपी गवर्नड है। यानी कि इस पूरी की पूरी पार्टी, इस पूरी की पूरी जो ये सेना है ना, इसमें महिला सेना, पुरुष सेना, फलानी सेना, तो इन सबका मानसिकता बिल्कुल एक जैसा है। एक सेकंड नवीन जी प्लीज। दोनों सेनाओं का क्या कॉम्बिनेशन है भाई? थैंक यू। क्या शब्दों का एक टोल है? इसका मतलब ये है कि आप ही की ट्रेनिंग है। बहुत बढ़िया भाई, आप ही कोई अप्रोच नहीं है इस क्राइम को सॉल्व करने का। पुरुष सेना, महिला सेना, अरे आपके तरफ किन्नरों की सेना थोड़ी ना बना हुई है। ऑल राइट, ऑल राइट, प्लीज। महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित बनाने में इनका कोई ओके, ताहिरा जी, थैंक यू। ताहिरा जी, क्या आपको लगता है कि पुलिस का जिस प्रकार से एटीट्यूड है, पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? उसकी आत्मा आज भी बेचैन होगी, उसकी आत्मा आज भी रो रही होगी कि मरने के बाद भी इंसाफ नहीं है।
देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा था, वही जो एक आईपीएस अफसर थे उन्होंने भी कहा था, क्योंकि हम लोग महिला मुद्दों पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, 22-24 साल से। देखिए मेडिकल कराया जाता है, जब मेडिकल के जब एविडेंसेस नहीं रहेंगे तो कोर्ट में पुलिस ठीक से एविडेंसेस पेश नहीं करेगी। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, महिला संगठन फास्ट ट्रैक नहीं, आवाज नहीं बंद है सुरेंद्र जी, जा रही है, आप चिंता मत करें। एविडेंसेस नहीं है तो कैसे उसका फैसला आएगा? मेरा कहना है कि जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई थी और एक मजबूत कानून बना था, उसमें लिखा हुआ है, पुलिस रिफॉर्म की बात है, उसमें थाना इंचार्ज एफआईआर दर्ज न करे तो जेल का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, निर्भया की घटना हुई थी तो हम सब ने ये सोचा था कि अब हमारी बहन बेटियों को इंसाफ मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला, तब से लेके अब तक कुछ भी नहीं बदला, नथिंग। ओके, गंगाराम अंबेडकर जी, क्या पीड़िता दलित है, इस कारण इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, अभी वैभव महेश्वरी जी बोल रहे थे कि 2 तरह के इसमें अपराधी हैं, मैं तो कहता हूँ 3 तरह के अपराधी हैं। एक तो जिसने अपराध किया वो अपराधी है, दूसरा पुलिस अपराधी है, तीसरा उनको प्रोटेक्शन देने वाले सत्ता के लोग अपराधी हैं। क्योंकि विशेष सूत्रों से पता चला कि वहाँ हालांकि जो एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष के लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में जो मुलजिम लोग थे उनकी मदद करने का काम किया, जिसके कारण पुलिस सांसद की सिफारिश थी। तो इस तरह यहाँ पर 2 तरह के साथ तीसरा वर्ग भी है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक सवाल उठता है चतुर्वेदी साहब, क्या आपको लगता है कि 2 करोड़ की मदद और उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे तो और एक कानूनी हो सकती है। इसकी जांच किस प्रकार से अब किया जाए ताकि हम इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचा सकें, फांसी के फंदे तक इन दरिंदों को पहुंचाएं, क्योंकि इसमें साक्ष्य तमाम मिट चुके हैं। देखिए ब्रजेश जी, मेरी समझ में इसमें स्पेशलाइज्ड टीम होनी चाहिए जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट हों, जो चीज़ों को रिट्राइव करने में, वापस लाने में सक्षम हों, और किसी बहुत ही साफ सुथरे और वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि साफ सुथरे से आपका क्या मतलब सर? जिसके ऊपर कोई आरोप न लगा सके। मैं कुछ और मतलब समझा था, साफ सुथरा मतलब क्या है? नहीं, आपके जिसके ऊपर कोई आरोप न लगा सके और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ऐसे अधिकारी। और सुरेंद्र राजपूत जी, आपको क्या तकलीफ है भाई? नहीं, आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, बोलिए आप। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, तो सीबीआई के ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज का सुपरविजन नहीं होगा, दोनों ही लोग जो सरकार चाहेगी वो करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डिबेट ओवर। बहनों भाइयों, हाथरस की घटना निश्चित तौर पर भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है, उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है, हम सब के लिए कलंक है। जिस प्रकार से टूटी गर्दन, कटी जुबान, बिटिया को बचा लो भगवान, ये एक अखबार की हेडलाइन है। बिटिया नहीं बची, घर के बाहर निकलना बच्चों का बड़ा मुश्किल है। क्या इसी समाज की परिकल्पना हमने की थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसी समाज का वादा किया था? और उस नारे का क्या हुआ कि बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में हैं? बेटी बचाओ के नारे का क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात कि अब जब ये दावा किया गया था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार, तो अगर फलाने की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं होंगी, सवाल निश्चित उठेंगे। दरिंदों का न तो अब तक घर गिरा है, न उन पर एनएसए लगा है, न गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, और न कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर अब तक सस्पेंड किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।